हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रोग्रामिंग इन सी। ये बेसिकली जो हमारे डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेम के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि उनके सिलेबस में ये एक सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। ये बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीएस दोनों ही ब्रांच के लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम यूनिट वन, हमारी यूनिट वन है क्या, उसके टॉपिक क्या है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी यूनिट वन, दैट इज प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसमें बेसिकली तीन टॉपिक हैं: प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम बनता कैसे है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, एल्गोरिथम के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, एंड एट द एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होते हैं, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट साइकिल ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे डेवलप होता है और उसकी पूरी साइकिल क्या है। आफ्टर दैट व्हाट आर द लेवल्स एंड फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड एट द एंड एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। जैसे ही आपको अगर इस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम प्रोग्राम के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी हमारी साइकिल, जो भी हमारी लाइफ स्पान होता है, मीन्स हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लेट सपोज हम सी में कोई हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख रहे हैं। हमने क्या किया, सी लैंग्वेज में कोई हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक आपको पता है, माइट भी कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो हम सबसे पहले हेडर फाइल यहाँ पे बनाएंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, देन उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे printf हेलो वर्ड और यहाँ पे get ch, एंड उसके बाद अपना प्रोग्राम फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से हम बेसिक एक प्रोग्राम लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम को लिखने में जो हमारी पूरी मंशा है, हम क्या चाहते हैं, हमने ये प्रोग्राम क्यों लिखा, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। सो इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन वी वांट टू डेवलप ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को डेवलप करते समय विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप। उस टाइम हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, उन्हीं स्टेप्स को बोलते हैं और उन्हीं फेसेस को बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। So, in simple word, to develop a program using any programming language, we follow a sequence of steps, and these steps are called phases in program development or life cycle of program, right? So, life cycle is a set of steps or phases that are used to develop a program. ऐसे स्टेप्स का सेट जो किसी प्रोग्राम को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं आर नोन एज लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, आपने सबसे पहले किसी प्रोग्राम को बनाने में आपने पहला स्टेप लिया, देन सेकंड स्टेप लिया, देन थर्ड स्टेप लिया, देन फोर्थ स्टेप लिया, और एट द एंड आपका प्रोग्राम फुल्ली कंप्लीट बन के तैयार हो गया। तो ये सारे के सारे स्टेप जो आपने इस टाइम पे लिए हुए हैं, इनको अगर कंबाइन कर दें तो इसी को हम बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोग्राम। जनरली इट कंटेन 6 फेजेस। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 6 फेजेस होते हैं। तो वन बाय वन इन्हें ध्यान से हम देखेंगे एक बार, क्या क्या ये फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है हमारा, आप यहाँ देखिए नंबर वन पे, सबसे पहले जो हमारा फेज है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि लेट सपोज
कोई एक प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम प्रोग्राम लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं, प्रोग्राम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। होता क्या है कि वी आर ह्यूमन एंड वी नीड टू फाइंड ए वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई तरीका या कोई कम्युनिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, ये ध्यान रखिए। ये इनको हम बोलते हैं बाइनरी। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हमें लिमिटेड लाइक हिंदी, इंग्लिश और अपनी लोकल लैंग्वेज ये आती है। तो अब हम अपनी मशीन, अपने कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो यही इंटरेक्शन आपका एक प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। सो प्रोग्राम को हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इट इज ए वे टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, इट इज ए वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेज की हमें जरूरत होती है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं एक हिस्ट्री बताऊं, तो सबसे पहले हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज आई थी। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती थी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन जीरो होता था। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करते थे, सीधे मशीन से। मतलब आपका जो प्रोग्राम होता था सीधे 0 1 की फॉर्म में होता था। ठीक है, फिर गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ, आपने क्या किया, इसको ह्यूमन रीडेबल मीन्स जो इजी टू अंडरस्टैंड हो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। मीन्स लाइक इंग्लिश, अगर आपको ऐड करना है तो आपने ऐड के लिए एक ये फंक्शन लिखा, इसकी मदद से आप मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जब इस टाइप की लैंग्वेज आई, जब आपके एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल हो गए और आप डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते थे हम हाई लेवल लैंग्वेज। दो टाइप की लैंग्वेज आई। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज जो डायरेक्टली मशीन से कम्युनिकेट करती थी, जो डायरेक्ट और जो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 हम लिखते थे। इट इज डिफिकल्ट टू राइट, उसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज की हेल्प से या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज की हेल्प से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजाद की, जो डायरेक्टली ह्यूमन से इंटरेक्ट ना करके सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर से बात करें। वो कंपाइलर आपको मशीन रीडेबल कोड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लो लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा, वो सीधे आपके पीसी से बात करेगा, मीन्स कंप्यूटर से। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे एक कंपाइलर नाम की चीज आ गई। कंपाइलर आ गया, असेंबलर आ गया, ये सब आ गई। फिर वो जाके बात करेंगे पीसी से आप। तो यहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आ गई। तो पीसी से बात करने से पहले यहाँ पे कंपाइलर था, फिर कंपाइलर ने बात की पीसी से। ठीक है, ये आपका पीसी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बढ़ गया यहाँ पे। तो प्रोग्राम क्या है, सिंपली इट इज ए वे टू कम्युनिकेट विद योर मशीन्स और विद योर कंप्यूटर। तो प्रोग्राम तो हमने जान लिया। अब प्रोग्राम को डेवलप करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वही जो चीजें हैं, वही जो फेसेस हैं, उन्हीं को हम साइकिल बोलते हैं और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज है प्रॉब्लम डेफिनेशन। कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोग्राम लिख क्यों रहे हैं। या तो किसी ने हमें रिक्वायरमेंट दी है कि भैया ये प्रोग्राम लिख दो, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम आई थी, अब उसके पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल नहीं थे, तो उसने सॉफ्टवेयर कंपनी को एक रिक्वायरमेंट दी कि आप इस मेरे पास ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप प्रोग्राम बना दीजिए, आप अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दीजिए। तो जब आप प्रोग्राम लिखने जाएंगे सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज हमें एक प्रोग्राम लिखना है फॉर गेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स।
तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। अब सम ऑफ टू नंबर में क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी नीड टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। तो आपको सम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सम होता क्या है, इस अगर आप सम को नहीं जानते मतलब मीन्स एडिशन करना नहीं जानते तो आप प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को चंक्स में बांट के, टुकड़ों में बांट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम एनालिसिस। आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा कि जो प्रोग्राम दिया है वो मेरी रीच में है या नहीं। प्रोग्राम तो आपको समझ में आ गया, मीन्स जो प्रॉब्लम थी आपको समझ में आ गई, मगर ये प्रॉब्लम क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं या इतने टेक्निकल रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से मैं इस सम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे इसमें स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिसाइड करूँगा। आफ्टर दैट, इन थर्ड पॉइंट, इन थर्ड फेज, व्हाट वी विल डू, एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे एक हम रफ एल्गोरिथम डेवलपमेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेप वाइज इस प्रोग्राम को डेवलप करने में जो भी हमारे स्टेप्स लगेंगे उसको हम लिख देंगे इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। लाइक सबसे पहले दो नंबर ए एंड बी, एक तीसरा नंबर लीजिए सी, इसमें ये दोनों का सम स्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सम आया है उसको प्रिंट करवा देना है, ठीक है, प्रिंट सी। इस तरीके से आपका क्या हुआ, जो आपने स्टेप्स हैं यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब इन स्टेप्स को लेके ये अभी आपके सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है। टेक टू नंबर ए एंड बी, पहला स्टेप। स्टोर द सम ऑफ दीज टू नंबर ए एंड बी इनटू ए थर्ड नंबर सी, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये आपका तीन स्टेप में आपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो चौथा स्टेप है आपका कोडिंग। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप इसकी कोडिंग कर दीजिए, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ पे सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, ठीक है, जावा हो सकती है, पाइथन कर सकते हैं आप यूज, पीएचपी आप यूज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। यहाँ पे किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को लेके आप यहाँ पे अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। तो चौथा स्टेप हो गया कोडिंग, और उसी के साथ अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट, मीन्स प्रॉपर आपने क्या क्या स्टेप लिखे हुए हैं और उनका मतलब क्या हुआ है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कर दीजिए, राइट। देन फिफ्थ स्टेप आपका है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब उस प्रोग्राम को आपको रन करके देखना पड़ेगा, ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। डिबगिंग मतलब अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो बोलते हैं डिबगिंग। टेस्टिंग में क्या है, आपने पहले सिंपल इनपुट लिए 1 एंड 2, उसके लिए आप देखेंगे कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आप देखेंगे 1 लाख और 2 लाख के लिए, क्या मेरा आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर रॉन्ग आ रहा है तो मुझे कुछ यहाँ पे चेंजेस की जरूरत है। तो आप ऐसे कम से कम 15-20 मल्टीपल टेस्ट केसेस लेंगे, आप कुछ डेटा लेंगे जिनके ऊपर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो उससे आपकी प्रोग्राम की पूरी टेस्टिंग हो जाएगी। और लास्ट स्टेप है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अब इस स्टेप में क्या होगा, ये है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टेप में क्या है कि अगर फ्यूचर में आपके सॉफ्टवेयर या आपके कंप्यूटर वर्ल्ड में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क कर पाएगा या नहीं, ये आपको देखना है। या क्लाइंट से ये रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको डेसिमल नंबर का भी सम करवाना है, तो आपको यहाँ पे जो आपने इंटीजर वेरिएबल लिए थे एंड बी, वो चेंज करके आपको इसको फ्लोट करना पड़ेगा या डबल करना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस है, मींस अकॉर्डिंग टू अपकमिंग चेंजेस और अपकमिंग चैलेंजेस वी नीड टू चेंज आवर कोड एज वेल। जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम पुराना होता रहता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू यूजर प्रेफरेंसेस उसको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज है, आपको अपना प्रोग्राम
हमेशा देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो वो कितना लॉजिकल है और कितना मार्केट में वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक क्या करता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नए चेंजेस लाते रहता है। तो वही एक काइंड ऑफ मेंटेनेंस है अपनी चैट एप्लीकेशन में, अपने वॉल पे, जो वॉल को देखने का तरीका है, उन सब में चेंजेस लाता है। और कहीं पे कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करते हैं। तो यही सब कुछ मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो ये है आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसी को एक बार हम देख लेते हैं विथ डिफाइनिंग ईच ऑफ द स्टेप। तो सबसे पहली चीज थी प्रोग्राम डेफिनेशन, ये हमने देख लिया। इसी को अगर सिमिलरली हम सॉफ्टवेयर वर्ड में देखें, जैसे सॉफ्टवेयर वर्ड में हमारे पास एक टर्म है SDLC, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जो लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होती है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वही आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल डिफाइन करती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दी है उसको एनालाइज करना पड़ता है कि क्या वो रिक्वायरमेंट वैलिड है जिस ज्योग्राफी, जिस कंडीशन में, या जो हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। फीजिबिलिटी सॉरी रिक्वायरमेंट मीन्स उस रिक्वायरमेंट को हम एनालाइज करते हैं कि उसने हमें प्रॉब्लम दी क्या है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन। मतलब जो प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देंगे तो आउटपुट क्या होगा, क्या हमें इनपुट देना है। तो ये सारी चीजें पहले आप प्रॉब्लम को समझते हो यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करते हो आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, हम सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे गैदर करते हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए। रिसोर्सेज मतलब जो जो चीजें हमें चाहिए। कंप्यूटर हमें चाहिए होगा, हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर इसके बाद बैठने के लिए हमें रूम चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज। वी ऑल्सो डिटरमाइन द बाउंड ऑफ द सोल्यूशन। बाउंड का यहाँ पे मतलब है कि उसकी लिमिट कहाँ तक होगी। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया में चलेगा। हम क्लाइंट से पहले उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूछ लेंगे। हम ट्राई करेंगे कि वो सारी कंडीशन जो भी हम सोचें उसको फुलफिल करें, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोल्यूशन प्रपोज करते हैं और जो क्लाइंट चाहता है, क्लाइंट के पास एक फिक्स्ड बजट होता है और उसके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन चाहता है। तो उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी बजट के अंदर हमें अपना काम करके देना है। तो वो होता है बाउंड ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वहां तक हमें जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम क्या है, वी डेवलप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट होते हैं, उन्हीं को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ये सिंपल किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, वट एवर यू वांट, वट एवर यू नो। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है कोडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ करके कोडिंग को लिख दीजिए, फिर उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। इनको, जो भी हम प्रोग्राम में अपना कोड लिखते हैं हर लाइन पे, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक, इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। ये आपकी एल्गो हुई, स्टेप बाय स्टेप। एल्गो में लेट्स सपोज 3 स्टेप हैं। तो ये पहला स्टेप आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, तो इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। दूसरा लिखा तो हम बोलेंगे सेकंड इंस्ट्रक्शन। तीसरा लिखा, इसको हम बोलेंगे थर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है टेस्टिंग। सारे के सारे यूनिट टेस्ट केस मींस जितने भी टेस्ट केसेस मतलब जैसे आप कोई सामान मार्केट से लेते हैं, आप उसको चेक करते हैं अच्छी तरह से। लेट्स सपोज आप कोई कपड़ा लेने मॉल में गए, तो आप सारी उसकी सिलाई चेक करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं पे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने कोई नमक का पैकेट या कोई मसाले का पैकेट लेने गए, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक करते हैं कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है, कहीं आउट ऑफ, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, ठीक है, आउट तो नहीं चली गई है। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो यही है टेस्टिंग। अगर आपको किसी ने बोला कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप उसको देखते हो पहले कि भैया ये सही में अच्छी है नहीं है। पहले पुराने ज़माने में लोग यही करते थे। आजकल के ज़माने में तो हम सीधे मंगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मगर इन प्रीवियस एरा दे यूज टू टेस्ट दैट, पहले वो टेस्ट करते थे उसके बाद लेते थे। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, आप अपने सॉफ्टवेयर को थोरली टेस्ट करते हो जितना पॉसिबल। उसमें लोड टेस्टिंग भी होती है, पेनिट्रेसिंग लोड टेस्टिंग, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग भी होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, लोड का मतलब, लेट सपोज आपने एक ऐप बनाई। ठीक है, आप एक ऐप बना रहे हो किसी कॉलेज के लिए, जिसमें आप यूजर को रजिस्टर करवा रहे हो, स्टूडेंट को रजिस्टर करवा रहे हो, टीचर को आप रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल दे रहे हो। वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम अब आपने क्या किया, बहुत जो जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो बहुत छोटे सर्वर पे 4 GB और 250 GB हार्ड डिस्क वाले एक सिस्टम पे आपने उसको एज ए सर्वर बना के वहां पे अपलोड कर दिया है। अब हुआ क्या कि लेट सपोज 1 लाख यूजर वहां पे रजिस्टर हो गए, तो वहां पे लोड बढ़ गया, और उस लोड को आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो अगर टैकल नहीं कर पाएगा तो आप वहां पे फेल हो गए। इसका मतलब आपने लोड टेस्टिंग नहीं की है। ठीक है, लोड टेस्टिंग हम करते हैं जब हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है। उसी तरह से पेनिट्रेशन, कि जितना पॉसिबल हो अपने सिस्टम को तोड़ो। तोड़ो इन द सेंस, हैकिंग वाली जितनी भी एक्टिविटी आप उसको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो आप कीजिए। उससे आपकी सिक्योरिटी का पता चलता है कि आपका प्रोग्राम सिक्योर है या नहीं। ठीक है, तो ये होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ऐसी सिंपल टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग। मतलब आप एक छोटे छोटे मॉड्यूल को लेते हो और उसको टेस्ट करते हो। लेट सपोज आपने फेसबुक एप्लीकेशन बनाई, वहां पे आप सबसे पहले लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट करोगे। लॉगिन में आप सारी पॉसिबिलिटी, आपने यूजर नेम और पासवर्ड को सबसे पहले ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक छोड़ के आपने देखा कि उसमें प्रॉपर एरर मैसेज आना चाहिए विद ब्लैंक वैल्यूज। तो एक टेस्ट केस ये हो गया आपका। दूसरा, आपने नंबर्स फिल करके देखे वहाँ पे, दोनों में प्रॉपर चलना चाहिए या तो कोई एरर मैसेज देना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपने कंप्लीट अल्फ़ाबेट यूज करके देखे, अकॉर्डिंग टू वट एवर यू हैव डिफाइंड उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। फिर आपने कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री देखा। फिर आपने वहाँ पे कोई एसक्यूएल इंजेक्शन, ये एक हैकिंग टू टाइप ऑफ हैकिंग है, टू एक्सप्लॉइट और टू पेनिट्रेट यूर सिस्टम। एसक्यूएल इंजेक्शन करके देखा आपने। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ओ वेस्प गाइडलाइंस है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ओ वेस्प के अकॉर्डिंग एक एसक्यूएल इंजेक्शन है। फिर CSRF, फिशिंग अटैक। आप यहाँ पे सारे अपने हैकिंग जो मेथोलॉजी है उसका यूज करके चेक करोगे अपना लॉगिन मॉड्यूल। तो ये आपकी क्या होगी, आपने एक मॉड्यूल को टेस्ट किया, तो हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे ही आप पूरा अपना सिस्टम चेक करोगे। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग करने के बाद कोई बग मिला तो उसको डिबग करते हो। ठीक है, सो इट मीन्स वी टेस्ट द प्रोग्राम what whether it is solving the problem for various input data values or not. We also test whether it is providing the desired output or not. जो हम सोच रहे हैं वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमने सम के लिए एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे हमने दो नंबर दिए 2 and 2, और वी कैन से सम के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पे हमने नंबर दिए 2 and 3। अब हम यहाँ पे इसको आप हमने यहाँ पे 2 and 3 इनपुट करवाया और हमें मिल गया आउटपुट 6। तो दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमें मिलना चाहिए था 5। तो एक रॉन्ग आउटपुट है, तो इसमें हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। तो ये चीजें हमें देखनी है। और एट द एंड, मेंटेनेंस। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोग्राम जो है वो सारे यूजर्स के लिए एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई इन्हांसमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट हमें इसमें करना है तो हम यहाँ पे करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब सिंपल है कि उसकी देखभाल, रख रखाव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे सी प्रोग्राम के रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा यहाँ पे, आपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो देख ली है। अब यहाँ पे प्रोग्राम होता कैसे है एग्जीक्यूट, कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, और स्पेशली मैंने यहाँ पे सी प्रोग्राम का एग्जांपल लिया है। ठीक है, सी एक लैंग्वेज है जो आप विद द हेल्प ऑफ अपना सी टर्बो सी कंपाइलर, एक कंपाइलर होता है। अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम को डिकोड करने के लिए, लेट सपोज आप
अभी मैं चाइनीज़ बोलना स्टार्ट कर दूँ तो आपको चाइनीज़ आनी भी चाहिए ना। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही मशीन के पास पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो आपकी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में मशीन की हेल्प करे। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए एक सिंपल सा मैं आपको फ्लो बताता हूँ। ये सी प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम सीधे मशीन पर रन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, मिड लेवल लैंग्वेज है। ये लो लेवल और हाई लेवल के बीच की लैंग्वेज है। इसको हाई लेवल भी बोलते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली मशीन में कन्वर्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो इसके बीच के लिए हमें कोई इंटरमीडिएटरी चाहिए जो मशीन को, जो सी प्रोग्राम की सिंपल इंस्ट्रक्शन को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी, उसके बीच में टर्बो सी कंपाइलर। टर्बो सी कंपाइलर ये आपका मशीन कोड में आपको प्रोग्राम कन्वर्ट करके देगा। तो इस तरीके से आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, लेट सपोज आपने सम ऑफ टू नंबर के लिए कोई प्रोग्राम लिखा, तो होता क्या है, आपने प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। तो आपने 3 स्टेप में आपने अपना सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिख लिया। 2 नंबर लिए ए एंड बी, और तीसरे नंबर सी में उनका सम इनपुट करवा दिया, और एट द एंड आपने एज एन आउटपुट सी को प्रिंट करवा दिया। अब ये आप किसी ना किसी एडिटर में लिखेंगे। एडिटर मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे आपके पास औजार अवेलेबल रहते हैं। उन्हीं औजार को आप बोल सकते हैं एडिटर। एडिटर, या दूसरा वर्ड इसके लिए है आईडीई। आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है, और वहाँ पे आपके सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रहती है, ठीक है। तो जैसे सी के लिए है आपका टर्बो सी, ऐसे ही जावा के लिए आपका एक्लिप्स, बहुत सारे होते हैं अवेलेबल, ठीक है। सी के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो है कोड ब्लॉक्स, ठीक है। जावा के लिए एक्लिप्स, नेट बीन्स, बहुत सारे हैं, मतलब एक नहीं है। ऐसे ही आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एडिटर हो गया, ठीक है। सिमिलरली पाइथन के लिए पाईचार्म, पाईचार्म। तो इस तरीके से आपके पास जो एनवायरनमेंट अवेलेबल रहता है फॉर क्रिएटिंग और फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, उसी को हम बोलते हैं एडिटर या आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आप अपना कोड लिखेंगे, यू विल राइट यूर सोर्स कोड। ये आपका सोर्स कोड का मतलब यहाँ पे है प्रोग्राम। सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, इसमें आइदर इन एडिटर और इन आईडी। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे, प्री प्रोसेस। प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर बेसिकली, जैसे आप कोई भी चीज अपने टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हैश लिखा आपने, तो ये हैश क्या करता है, ये डिनोट करता है प्री प्रोसेसिंग को। अब यहाँ पे जिसने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जिन्होंने प्रोग्राम नहीं लिखे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिए। ये वर्क करते हैं एज ए प्री प्रोसेसर। आप गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही प्रोग्राम लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग होने से पहले जो काम हो रहा है। तो ये क्या काम करता है, इसके आगे जो भी चीजें लिखी होंगी हैश के आगे, वो पहले ही, कंपाइलेशन के पहले ही प्रोसेस हो जाएंगी। इट मीन्स आपका प्रोग्राम बार बार जब कंपाइल होने जाएगा तो ये चीजें दोबारा नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है। जैसे अभी तक हम जो बेसिक चीज करते हैं, हम कोई हेडर लाइब्रेरी, कोई हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूड stdio डॉट एच। ये पहला स्टेप आप जनरली सी प्रोग्राम में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है किसी हेडर फाइल। हेडर का मतलब क्या है यहाँ पे, हेडर फाइल, ये एक ऐसी इनबिल्ट लाइब्रेरी फाइल है। इनबिल्ट मतलब ऑलरेडी सी द्वारा दी गई ऐसी, ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं।
जिनको हमें सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है, तो इनको यूज़ करने के लिए हमें इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अपने प्रोग्राम में हमने इसे इंक्लूड कर लिया, अपना लिया। तो होता क्या है, जैसी प्री प्रोसेसिंग होती है ये ऑटोमेटिकली पूरा कोड आपके प्रोग्राम को मिल जाता है। उसके बाद जो भी आपने प्रोग्राम लिखाया वो कंपाइल होता है। कंपाइल का मतलब है यहाँ पे उसकी ग्रामर यहाँ पे चेक होती है, तो सिंटैक्स यहाँ पे चेक होता है। सिंटैक्स आपने अगर मेन लिखा है तो ऐसा ना हो कि मेन इस तरह से लिख दिया आपने, तो यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग होती है MAIN होता है, आपने MEIN लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जो यहाँ पे डिफाइंड है, जो कीवर्ड यहाँ पे डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना पड़ेगा। तो कंपाइलर का काम यही होता है। और उसके बाद आपका लिंकर, प्री प्रोसेसर में जितनी भी हेडर फाइल और जितना भी कोड आपने लिखा है उन दोनों को लिंक करने में आपकी हेल्प करता है, राइट। तो इन दोनों को लिंक करने में आपका लिंकर हेल्प करेगा। ठीक है, देन आपका कोड लोड होगा विद द हेल्प ऑफ लोडर। और अल्टीमेटली लोडर जब उसको कोड को लोड करेगा सीपीयू में, सीपीयू आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा और जो भी इनपुट आपने दिया है उसके बेस पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हो गई आपकी बिल्ड के अंदर आती हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर, उसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ और आपका लिंकर ने उन दोनों को लिंक किया। रन में क्या होता है, आपका जो पूरा प्रोग्राम है लोड होता है सीपीयू में और सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं वाइल रनिंग ए सी प्रोग्राम। ठीक है, बेसिक स्टेप्स वाइल रनिंग ए सी प्रोग्राम, ध्यान रखना है आपको। बेसिक स्टेप्स हैं और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रोग्राम लिखा, प्री प्रोसेसर ने जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको ऐड इंक्लूड किया, देन कंपाइलर ने पूरा ग्रामेटिकल चेक किए, पूरी ग्रामर चेक की प्रोग्राम की, के बाद लिंकर ने उससे उन दोनों को लिंक किया। ठीक है, दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिंक कर दिया। उसके बाद लोडर ने पूरे प्रोग्राम को सीपीयू में लोड किया और सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूशन के बेस पे आपको आउटपुट यहाँ पे मिल गया, राइट। दिस इज द वे यू कैन run, you can execute your program. Let's move to the next slide. अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या लेवल होते हैं और क्या क्या उनके फीचर होते हैं। एक बार हल्का सा यहाँ पे इनको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर कंपाइल्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। आप 3 स्टेप लिखे, वैल्यू ए एंड बी लीजिए, सी में उनका सम स्टोर करवाइए और सी को प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनको हमने एक साथ लिखा किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो यही क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज हैविंग ए यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स। जैसे आपने इंक्लूड है, इंक्लूड क्या है, आपका एक कीवर्ड है। हैश क्या है, आपका एक कीवर्ड है। आपने मेन लिखा, मेन क्या है, आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे ही प्रिंटफ, प्रिंटफ क्या है, आपका एक कीवर्ड है। तो ये सब क्या है, आपके कीवर्ड है। यहाँ पे क्या होता है, एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। मींस आपको हमेशा एक कंपाइलर चाहिए जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। एंड बेस्ड ऑन दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। पहला है लो लेवल एंड दूसरा है हाई लेवल, जहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। देयर इज नो एब्स्ट्रैक्शन, मींस डायरेक्टली आप कोड 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं तो लो लेवल बोलते हैं, और जहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है उसको वो हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। देख लेते हैं एक बार इन दोनों के बारे में। यहाँ पे हम अपना हायरार्की भी देख लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पे हमारा हार्डवेयर है जिसको हम पीसी भी बोलते हैं, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को जो भी कोड चाहिए वो मशीन लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, मशीन कोड में चाहिए, मीन्स 0 1 की फॉर्म में। तो जो लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में कोड लिखती है उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। उसके ऊपर जो नेक्स्ट लैंग्वेज आई थी वो थी असेंबली, जो सिंपली क्या करती है, डिफरेंट कोड को असेंबल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है।
देन उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आई, और जिसके अंदर हमारी ये सारी लैंग्वेज आती है। तो ये आपकी हायरार्की है, हाउ लैंग्वेजेस इवॉल्व इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सबसे पहले हार्डवेयर, उसके ऊपर मशीन लैंग्वेज, उसके ऊपर असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज, एंड उसके ऊपर आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। तो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स नो एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी। लेट सपोज आपके पास एक कार है, अब यहाँ पे आपने एक्सीलरेटर अप्लाई किया मीन्स आपने इसकी स्पीड बढ़ाई कार की। तो आप डायरेक्टली इंजन में ऐसा नहीं कर रहे कि इंजन में ऑयल का फ्लो बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आप खुद जाके टायरों को घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सीलरेटर पेडल दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप कार की स्पीड बढ़ा रहे हैं। मीन्स आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हाइड हो गई। जो कॉम्प्लेक्स पूरा प्रोसीजर था वो एक्सीलरेटर के माध्यम से आपको अचीव हो गया। तो वही चीज आपके एब्स्ट्रैक्शन में भी होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है यहाँ पे? आपका जो जैसे कोई प्रोग्राम है, उसके बीच में यहाँ पे कंपाइलर आ जाता है, सारा काम कंपाइलर करेगा। आपको डायरेक्टली इसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। कंपाइलर आया, कंपाइलर ने मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो कंपाइलर का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कंपाइलर ने क्या किया, आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई कंपाइलर नहीं होता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्शन, कोई भी बीच में मीडियम नहीं होता है। इट मीन्स आपको डायरेक्टली 0 या 1 की फॉर्म में कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज भी इसके अंदर आती है, जिसमें हम 0 1 की फॉर्म में कोड लिखते थे। उसके बाद थोड़ा सा सिंपल कर दिया था असेंबली लैंग्वेज ने इसको, इसमें हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कोड लिखते थे। जैसे मूव, किसी इनपुट को मूव करवाना है, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब। तो असेंबली लैंग्वेज ने थोड़ा सा मशीन लेवल लैंग्वेज को इजी बना दिया था। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, टफ होती हैं, बहुत डिफिकल्ट टू राइट होती हैं। 0 1 की फॉर्म में अगर आप लिखने जाओगे तो बहुत टफ होगा आपके लिए। ठीक है, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज ने सिंपल कर दिया। सो इट इज ईजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है, जो लैंग्वेज हमें समझ में आएगी वो हमारे लिए ईजी होगी, और जो लैंग्वेज हमारे पास हमें समझ में नहीं आएगी वो हमारे लिए टफ होगी। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं वन बाय वन। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जॉट डाउन किए हुए हैं। सो इट कम्स एट लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। सबसे नीचे आपकी क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे जीरो अब्स्ट्रैक्शन, कोई अब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई यहाँ पे बीच में मीडियम नहीं होता है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज से ऊपर आती है। ये है आपकी असेंबली लैंग्वेज, और ये किसके ऊपर होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज की। मीन्स हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में सबसे पहले क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हार्डवेयर में। ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड, ये बहुत इजीली समझ में नहीं आती है, बट इट इज ईजी टू राइट, रीड एंड मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 while it is in the form of English language। यहाँ पे किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जा सकती है। यहाँ पे हमें क्या होता है, कोई असेंबलर चाहिए होता है, वो सारे कोड को असेंबल करे और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करे। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। इट इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड इट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपकी सी प्लस प्लस, कोई कहीं कहीं पे आपको सी एज ए मिड लेवल लैंग्वेज भी दिखेगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो इसलिए इसको कभी कभी मिड लेवल लैंग्वेज में पुश कर देते हैं, मगर ये वैसे हाई लेवल लैंग्वेज ही है अगर देखें तो। ठीक है, इट अलाउ ए प्रोग्रामर टू राइट ए प्रोग्राम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। जहाँ पे हमें डायरेक्टली हम मशीन कोड में अपना कोड नहीं लिखते हैं, जहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है। ठीक है, और जो किसी कंप्यूटर के स्पेसिफिक नहीं होता है। हम इन्हें हाई लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दीज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान लॉजिक पे दिया जाता है कि हमारा लॉजिक क्या होगा। अगर हमें 2 नंबर का सम करना है तो हमें कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना है,
प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, ठीक है, परसेंट करना है, एंड करना है, और करना है। तो ये सारा यहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। और यहाँ पे हमेशा कंपाइलर हमारे पास अवेलेबल होता है, जो क्या करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड या इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन फ्रेंडली। सिंपल सी बात है, जीरो वन की फॉर्म में हम लिखेंगे, वो मशीन फ्रेंडली तो होगी क्योंकि हम जीरो और वन की फॉर्म में लिख रहे हैं। इट इज यूजर फ्रेंडली, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, अगर मैंने लिखा इंक्लूड stdio.h, तो इंक्लूड का सिंपल जो मीनिंग है वो है इंक्लूड करना, अपनाना, में समा लेना। ठीक है, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर कोई इनपुट आउटपुट हमें लेना है, लिए स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम stdio.h यूज कर रहे हैं। सिंपल इंग्लिश है। इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं है, सीधे मशीन उसे डिकोड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जबकि ये बहुत फास्ट पेस में एग्जीक्यूट होती है। इट रिक्वायर्ड असेंबलर टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। यहाँ पे हमें असेंबलर रिक्वायर्ड होता है फॉर सब सम ऑफ द लैंग्वेज। जैसे असेंबली लैंग्वेज हमने यूज की थी, उसमें हमें असेंबलर रिक्वायर्ड होगा, बट यहाँ पे हमें कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इट कैन नॉट रन ऑन ऑल द मशीन। सबसे बड़ी इसकी जो ड्रॉबैक है, जब हम मशीन कोड को लिखते हैं तो होता क्या है, या असेंबली लैंग्वेज को लिखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन, किसी स्पेसिफिक पीसी जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसी पे रन कर पाएगी, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे मशीन की बात है माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका सीपीयू, सीपीयू किससे बना होता है, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी पिन डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, इट कैन रन ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो सकते हैं। तो इट इज पोर्टेबल, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। आपने सी प्रोग्राम लिखा, उसकी डॉट सी फाइल को उठा के कहीं भी ले जाइए, उसको दोबारा से वहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो इजीली चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इट इज मेमोरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी और बीच में ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इट इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। यहाँ पे हमें कंपाइलर भी चाहिए, असेंबलर भी चाहिए, लिंकर भी चाहिए, लोडर भी चाहिए, ये सारे यहाँ पे कंपोनेंट हमें चाहिए, तो मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज होती है। यहाँ पे डिबगिंग और मेंटेन करना कोड को बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम कोड को समझ नहीं पाएंगे, कोड को समझे तो उसको फिर मेंटेन करना बहुत टफ है, क्योंकि हर कोई बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो अभी भी आप देखेंगे जो मेन फ्रेम्स होते हैं, या जो हार्डवेयर, जो प्योरली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे सिस्टम वैसे बहुत कम हैं, और जो भी हैं उनको मेंटेन करना बहुत टफ है। दीज इन दिस हाई लेवल लैंग्वेज, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस इज वेरी इजी, बहुत ईजी है। तो ये सारे आपने डिफरेंस देख लिए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो वन बाय वन हम चलते हैं। तो फर्स्ट वन इज फास्ट एंड एफिशिएंट। जैसे इससे पहले हमने डिफरेंस देखे थे कि फास्ट होती हैं और इफिशिएंट होती हैं। फास्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपाइलर है वो क्या करता है, जल्दी से आपके कंपाइल कोड बहुत जल्दी कंपाइल करता है, देन उसको असेंबल करके लिंक करता है, लोड करता है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे इतने सारे स्टेप हो रहे हैं, मगर ये फिर फास्ट कैसे है। यहाँ पे होता क्या है, ये वन टाइम एक्टिविटी है। आपने ओबीजे में आकर आपका कोड कन्वर्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट फाइल में, मशीन कोड में आपका कोड कन्वर्ट हो गया है, तो उसके बाद आपकी जो प्रोसेस होगी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि बहुत हार्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत इजी इंस्ट्रक्शन है। सेकेंड है मॉड्यूलरिटी। यहाँ पे क्या है, आप अपने पूरे प्रोग्राम को चंक्स में बांट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अगर आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है, तो कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं, ऐड, इसके लिए आपने एक अलग प्रोग्राम लिख लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए आपने अलग प्रोग्राम लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने अलग प्रोग्राम लिखा। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन के लिए आपने अलग प्रोग्राम लिखा। तो यहाँ पे क्या है, आप इनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट के, छोटे छोटे फंक्शंस में बांट के, उन फंक्शंस को एक साथ लेके फिर आप अपना पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिकली टाइप्ड, मीन्स अगर यहाँ पे आपका इंक्लूड लिखा हुआ है,
तो इंक्लूड आपका इंक्लूड का ही काम करेगा। तो जो आपने अपने कंपाइलर के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड की हैं फॉर ऑल द कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स की वही डेफिनेशन होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिकली टाइप, जो आपने लिखा हुआ है उसी तरीके से ये वर्क करेंगे। जनरल पर्पस लैंग्वेज, मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए एक बहुत जनरल मीडियम है फॉर राइटिंग योर कोड। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। सो रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर यू हैव, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड। ठीक है, इसके बाद मॉड, तो ऐसे ही लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये सारी क्या है, ऑपरेटर हैं जिन्हें आपको यूज़ करना है। बहुत सारी लाइब्रेरीज, जैसे आपने stdio यूज़ की यहाँ पे या यूज़ करेंगे, तो ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ओनियो है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे printf है, तो ऑलरेडी आपका बना हुआ फंक्शन है, बस उसको यूज़ करना है। scanf है, ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही गेट ch है, ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, बस उसको आपको यूज़ करना है। तो ये सारे फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट हैं, बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबिलिटी, आप इसको उठा के कहीं भी ले जाइए, ठीक है, वहाँ पे जाके रन हो जाएगा। a.c एक फाइल बनाई है आपने, उसका नाम है a, उठा के कहीं भी ले जाइए, वहाँ पे आपका रन हो जाएगा। ईजी टू एक्सटेंड, इस प्रोग्राम को आप दोबारा से रिराइट कर सकते हैं, उसके अंदर दोबारा से फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। वेरी इजी टू राइट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करता है। आपने स्टेप 1 एग्जीक्यूट किया, 2 एग्जीक्यूट किया, 3 एग्जीक्यूट किया, तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है। इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम चलेगा। तो ये हैं आपके फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, फास्ट एंड एफिशिएंट, मॉड्यूलर होती हैं, मतलब फंक्शंस के रूप में तोड़ा जा सकता है। स्टैटिकली टाइप्ड, कंपाइलर क्या करता है, हर एक चीज़ को उसी वे में देखता है जिस टाइप में वो लिखी हुई है। जनरल पर्पस लैंग्वेज हैं, बहुत मतलब कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको वही लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक है मतलब, यहाँ पे क्या है, रिच सेट ऑफ ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर आपको मिलते हैं, लाइब्रेरीज आपको मिलती हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मगर ये लो हाई लेवल लैंग्वेज में भी आ सकती है, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल अवेलेबल हो। पोर्टेबल है, मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर उसको, यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेटर आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कोई और फंक्शनलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं। प्रोसीजर मीन्स कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिक फीचर्स हैं ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है, जैसे आपने देखा था, अभी तक हमने क्या किया, हमने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन किया। सबसे पहले किसी हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, प्रॉब्लम डेफिनेशन। अगर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से पहले प्रॉब्लम को हमने डिफाइन किया, उसको एनालाइज किया। ठीक है, तो हमने एनालाइज किया, उसके बाद हमने क्या किया, एल्गोरिथम लिखी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, एल्गोरिथम आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप एल्गोरिथम लिख लें या आप फ्लो चार्ट बना लें। फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी प्रोग्राम में जो जो आप स्टेप ले रहे हैं उनको सिंपल डायग्राम की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन स्टेप्स को आपने क्या किया, डायग्राम या पिक्चर की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो ही आपका फ्लो चार्ट बन गया। राइट, तो फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट है। ये सिंबल्स की हेल्प से कनेक्टेड रहता है एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है, एक टू नंबर ए एंड बी आपने ले लिया, सॉरी, एक टू नंबर ए एंड बी आपने ले लिया,
ये आपने डायग्राम की हेल्प से दिखा दिया। इनको प्रोसेस करना है, किसी और में स्टोर करना है, वो आपने एक प्रोसेसिंग और दिखा दी। और फाइनली आउटपुट आपने प्रिंट करवा दिया। तो ये 3 स्टेप सिंपल छोटे छोटे आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे दिखवा दिए। इसी पूरी प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। इसको हम फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को जिसमें हम पूरा अपना फ्लो चार्ट का डायग्राम बनाते हैं, इसको हम फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो जो बेसिक सिंबल हम यूज करते हैं, एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज है टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल मीन्स जैसे कोई सुरंग होती है, तो ये सुरंग है, तो इसका इनके एंड पॉइंट, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल। तो फ्लो चार्ट के केस में भी दो चीजें हो सकती हैं। एक है स्टार्ट, कि हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और दूसरा होता है स्टॉप, कि हमने अपना फ्लो चार्ट स्टॉप कर दिया। तो यही, इन्हीं दो चीजों को दिखाने के लिए हम टर्मिनल सिंबल को यूज करते हैं। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ओवल सिंबल से, ठीक है, अंडाकार। टू स्टार्ट, टू स्टॉप एंड टू हॉल्ट, ठीक है। इन 3 लॉजिक को दिखाने के लिए हम ओवल सिंबल का यूज करते हैं। हॉल्ट या पॉज तब आता है जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। इट विल बी द फर्स्ट और लास्ट सिंबल ऑफ योर फ्लो चार्ट। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, आपने अपनी एक प्रॉब्लम ली थी, सम ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक ओवल सिंबल लेंगे जहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे स्टार्ट। देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वहां पे आप उन 2 नंबर ए एंड बी के लिए यूजर से इनपुट मांगेंगे। तो इनपुट कैसे मांगना है आपको, द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब है समानांतर चतुर्भुज, जिसकी दोनों साइड आपस में पैरेलल हो, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो इट डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ इनपुट और आउटपुट, आइदर इनपुट लेने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टेक और प्रोवाइड इनपुट इन ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग। अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग मतलब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने यहाँ पे की, कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो सिंपल बॉक्स और ए रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट योर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अगर हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्शन और ये प्रोसेस इससे रिप्रेजेंट होंगी आपकी रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो पहले आपने क्या किया, स्टार्ट किया, ये आपने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, पुट ए एंड बी, ये आपने पैरेललोग्राम के अंदर ले लिया, ठीक है? इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने एक प्रोसेसिंग कर दी है। इसको आपको सिंपल रेक्टेंगल के अंदर ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो दिस बॉक्स रिप्रेजेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसीजन सिंबल, ठीक है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, लेट सपोज एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपने ये दिखाना है कि आपने 2 नंबर लिए और उन नंबर में से बड़ा कौन सा है, वो आपको प्रिंट करवाना है। आपको कोई डिसीजन लेना है, तो लेट सपोज आपने चेक किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, इस चीज में आपको एक डिसीजन लेना है। इसका एक दो आउटपुट आएंगे, आइदर यस और आइदर नो। अगर यस आया तो आपने कुछ और आउटपुट प्रिंट कर देना है, नो आया तो कुछ और। ये जो डिसीजन होगा कहाँ किया जाएगा, इसके अंदर। तो इसके अंदर आप लिख देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर सही है तो प्रिंट ए इज ग्रेटर, एल्स बी इज ग्रेटर। तो ये कोई भी डिसीजन, कोई भी यस या नो वाले क्वेश्चन होंगे, या ट्रू या फॉल्स वाले क्वेश्चन, वहां पे आपका डायमंड बॉक्स आ जाएगा। अगला है आपका कनेक्टर। कनेक्टर क्या है, सिंपली दो फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है।
It is useful to use connector to avoid any confusion when we have a complex flow chart that is going over multiple pages. आपने एक लिखा प्रोग्राम लिखा जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कम से कम 1000 पेजेस में जा रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही पेज बना दीजिए, एक ही पेज में उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। आपको मल्टीपल फ्लो चार्ट चाहिए जिनको आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कनेक्शन किससे होगा? सर्किल की मदद से। ठीक है। लास्ट है आपका फ्लो लाइंस। आपको अपने प्रोग्राम का फ्लो दिखाना है तो आप सिंपल विद द हेल्प ऑफ एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इनसे आप दिखा सकते हैं। तो इट विल इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। आपके इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, आपका डायरेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ को है, ये सब आपका विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं। और सम ऑफ टू नंबर, सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम को। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको कर दिया। इनपुट आपने लिया यहाँ पे, प्लीज एंटर इंटीजर ए। जैसे आपको इंटीजर ए मिला, आपने उसको वेरिएबल ए के अंदर ले लिया। सिमिलरली दूसरा इनपुट बी, उसको आपने बी के अंदर ले लिया। देन आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग, ये आपकी प्रोसेसिंग हो, तो उसको आपने क्या किया, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर c इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड अल्टीमेटली आपने सम को प्रिंट करवा दिया। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट। ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया, ये भी आपका इनपुट टर्मिनल, और यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे दो चीजें हमने यूज नहीं की, दैट इज डिसीजन बॉक्स एंड कनेक्टर। क्योंकि प्रोग्राम छोटा था, छोटे फ्लो चार्ट में आ गया, कनेक्टर का यूज यहाँ पे नहीं हुआ, और डिसीजन बॉक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था। हमने सिंपल तरीके से एक यहाँ पे अपना फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है या फ्लो चार्ट की एडवांटेजेस क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप फ्लो चार्ट को देखते ही समझ जाएंगे कि फ्लो चार्ट क्या बताना चाह रहा है। तो इट्स ए बेटर वे फॉर कम्युनिकेटिंग, और बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। किसी प्रोग्राम के लॉजिक को समझाने में आपकी हेल्प करता है। तो आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, आप देख के समझाएंगे कि आपने इंटर इंटीजर ए, आपने दो इंटीजर लिए, सी में उनका सम आउटपुट करवाया और उसको आउटपुट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। इफेक्टिव एनालिसिस, इसको देख के आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड, प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हैं, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी निकलती तो नहीं है। देन आप डिबगिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, टेस्टिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। फ्लो चार्ट की हेल्प से कोडिंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है। फ्लो चार्ट आपके इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं। आप जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फ्लो चार्ट की हेल्प से आपका बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, और प्रोग्राम की ओवरऑल मेंटेनेंस बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, वही स्टेप हैं जो आपने एसडीएलसी में देखे हैं, पीडीएलसी में देखे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो थोड़ा चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जो आपके सिस्टम का लॉजिक है वो यूज़र को कम्युनिकेट करने में बहुत ईजी रहता है। एनालिसिस बहुत ईजी होती है, डिबगिंग करना बहुत ईजी होता है, टेस्टिंग करना बहुत ईजी होता है, कोड करना बहुत ईजी होता है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना बहुत ईजी होता है, और उस पूरे प्रोग्राम की मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाती है। ये बेसिक बेसिक स्टेप हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है फ्लो चार्ट की और क्या एडवांटेजेस है, जो हमें फ्लो चार्ट यूज़ करना चाहिए। तो आप विद द हेल्प ऑफ आई थिंक जो मैंने समझाया है उससे आप कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं एक डिसीजन बॉक्स वाला भी फ्लो चार्ट ले लूँ, लेट्स सपोज अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे दो नंबर्स, हमें यहाँ पे दो नंबर्स में चेक करना है कि वेदर टू फाइंड मैक्सिमम और टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओवल शेप का वो ले लिया जिसमें हमने स्टार्ट लिखा, टर्मिनल सिंबल। यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट प्रोवाइड कर लिया ए, इनपुट ए सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। एंड सेकंड में हमने क्या किया, इनपुट बी। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल बना लेना है यहाँ पे, तो पैरेलल नहीं हो रहे। अब उसके बाद क्या है, आपने क्या किया, चेक किया यहाँ पे
ये डिसीजन बॉक्स यहाँ पे आ गया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर यहाँ पे यस है, यस, यहाँ पे आउटपुट बॉक्स में सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर यहाँ पे नो है, नो, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिए बी इज ग्रेटर, अगर यहाँ पे नो है तो बी इज ग्रेटर। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बाद आपका स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है विद द हेल्प ऑफ डिसीजन बॉक्स। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए ए इज ग्रेटर, और अगर बी बड़ा है ए से तो बी इज ग्रेटर। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे पूरा हो गया। इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये है कि आपको मेहनत करने की जरूरत। आप मल्टीपल यहाँ पे प्रॉब्लम्स लीजिए, उनके रिगार्डिंग आप यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो सॉल्यूशन है, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है, उसकी पिक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम among 5 numbers, ठीक है, 5 नंबर्स। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको मैक्सिमम निकालना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका फ्लो चार्ट, मगर ट्राई कीजिए, यही आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सॉल्व कीजिएगा। फ्लो चार्ट जो भी बनाएं, उस फ्लो चार्ट की पिक यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में अपलोड कीजिएगा। देख के बताऊंगा कि किसने सही किया है या किसने रॉन्ग किया है, ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल, फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल, किसी नंबर का फैक्टोरियल हमें पता करना है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आप कीजिए। ये बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं फॉर फिबोनाची सीरीज। जिसने मैथ्स पढ़ी है उसको फिबोनाची सीरीज का ही पता होगा, अगर जिसको नहीं आती है आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा। ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है, इसके पहले दो नंबर होते हैं 0 एंड 1, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 8 13। तो इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम अमंग 5 नंबर्स, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर फैक्टोरियल, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर फिबोनाची सीरीज। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप बना के इसको कमेंट सेक्शन में अपलोड कीजिएगा। तो आज अपने लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपकी यूनिट 1 का पार्ट 1 यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक आपका बचता है, एल्गोरिथम। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन जिनको प्रोग्रामिंग से पढ़नी है, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पे ANOLNEST nolnest@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, और कोई भी अपडेट आपको चाहिए, मतलब अपकमिंग लेक्चर जो भी आएंगे, तो नॉल नेस्ट नाम का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से ANOL नेस्ट, ठीक है। इस नाम से हमारा चैनल भी है, तो यहाँ पे इस चैनल को लाइक आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।